बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो चंद सिस्टम रह गए थे उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास आज के लेक्चर में जो सिस्टम आर्थ्रोपोड से है वो नर्वस सिस्टम है। अच्छा, नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। अगेन जितना हम इस चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं तो जो सिस्टम है वो बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ लिखा हो हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसमें ब्रेन होता है और नर्व कॉर्ड होती है, और ब्रेन हमेशा पेयर्ड गैंग्लिया की शक्ल में होती है। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट की बॉडी आमतौर पे 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। हेड, उसके बाद सीने को थोरेक्स कहते हैं, और उसके बाद इनका एब्डोमेन होता है। ठीक है। अच्छा, फिर इनका जो थोरेक्स है वो भी आगे सेगमेंटेड होता है। इनका एब्डोमेन भी क्या होता है? सेगमेंटेड होता है। तो इनका जो आप कह सकते हैं ब्रेन है वो इनके हेड के अंदर लोकेटेड होता है और पेयर्ड गैंग्लिया की शक्ल में होता है। गैंग्लिया क्या होता है? न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं, अगर काफ़ी सारे न्यूरॉन की जो सेल बॉडी इकट्ठी हो जाए तो उसको हम कहते हैं ये गैंग्लिया बन गए। तो यहाँ जो काफ़ी सारे न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडी इकट्ठी होके नर्व इम्पल्स को रिसीव करती हैं और यहीं से मैसेज को बॉडी में भेजती हैं। इस वजह से ये वाला जो सिस्टम है इनका ब्रेन का काम करते हैं। और फिर इस ब्रेन से नर्व कॉर्ड यानी इनकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती, और हर सेगमेंट में भी गैंग्लिया होते हैं। हर सेगमेंट में क्या होता है? गैंग्लिया। जैसे ये मैं कहता हूँ ये गैंग्लिया है, ऐसे हर सेगमेंट। और फिर हर सेगमेंट में इन गैंग्लिया से मजीद नर्व निकलते हैं जो बॉडी के तकरीबन सारे पार्ट्स को मैसेज पहुंचाती है। तो ये इनका नर्वस सिस्टम है। तो ब्रेन और नर्व कॉर्ड जो मेन लाइंस हैं वो नर्व कॉर्ड है, फिर उससे छोटी छोटी नर्व्स निकलती हैं। और इनकी जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल है और डबल, यानी आप कह सकते हैं 2 पैरेलल लाइन की शक्ल में ये चल रही होती है। और हर सेगमेंट में नर्व कॉर्ड के अंदर क्या मौजूद है? गैंग्लिया। और गैंग्लिया से फिर नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी के। तो इस तरह जो ब्रेन का मैसेज है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर पूरी बॉडी का मैसेज इन्हीं नर्व्स के जरिए से ब्रेन तक पहुँचता है। अच्छा, सेंसरी ऑर्गन जैसे इसके हेड पे लगे होते हैं आईज जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ये जो कॉकरोच वगैरह है इसके आगे ना इस तरह 2 बाल से लगे होते हैं, तो इनके इसको एंटीनी कहा जाता है। ये भी कुछ रिसेप्टर इनको वैसे अगले लेक्चर में प्रॉपर्ली डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनको एंटीनी कहा जाता है। फिर उसके बाद इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये जो पिछला हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली जितने भी ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक हार्ट होगा जो ब्लड को पंप करेगा, एक ब्लड होगा जो पूरी बॉडी के अंदर, और तीसरा ब्लड वेसल होंगे जो ब्लड है वो खून की नालियों के अंदर सर्कुलेट करेगा। ज़्यादातर एनिमल्स में इस तरह का ही आप कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और उस तरह के सिस्टम को जिसमें जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर है उसको हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ क्या होता है? जैसे सबसे पहले जितने भी इंसेक्ट होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे खानों में डिवाइडेड होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक खाना ये हो गया, इस तरह ये छोटे छोटे खानों में डिवाइडेड होती है। इन खानों के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं साइनोसिस, या बॉडी कैविटीज कह लें, बॉडी कैविटीज कह लें, ये बॉडी कैविटीज है। तो ये जो खाने होते हैं इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर रखे होते हैं। जैसे इनका जो हार्ट है वो सबसे ऊपर वाले यानी डॉर्सल साइड वाले खाने में मौजूद होता है, और इनका जो हार्ट है वो एक ट्यूब की तरह होता है और इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं। तो सबसे पहले इनके हार्ट की बात करें, ये पुरानी टाइप का है जिसमें बहुत सारी आप कह सकते हो टुकड़े तो ज़्यादा हों लेकिन एफिशिएंसी क्या हो? कम हो। तो ये इनका, फिर उससे एक बड़ी सी नाली निकलती है, बड़ी सी नाली निकलती है जो इनका एओर्टा कहलाती है, जो मेन ब्लड वेसल है वो निकलती है। तो डॉर्सल मेन ब्लड वेसल, तो ये भी डॉर्सल ऊपर वाली साइड क्या है? डॉर्सल साइड। तो हार्ट भी डॉर्सल कैविटी के अंदर लोकेटेड है और ये ब्लड वेसल। अच्छा, इनमें ये एक ही ब्लड वेसल है बस, इसके अलावा और कोई ब्लड वेसल। अब होता क्या? सबसे पहले जब ब्लड जो है, अच्छा इनका ब्लड तो होता नहीं है, इनका जो बॉडी फ्लूइड है वो ब्लड का ही काम कर रहा होता है। इनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी में कोई ना कोई फ्लूइड लाजमी होता है। तो इनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है तो यही इनका ब्लड है और यही इनका बॉडी फ्लूइड है, दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले ये हार्ट के अंदर जब बॉडी फ्लूइड आता है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है,
तो ये इसमें जाते हैं और फिर उसके बाद ये बाहर आ जाते हैं, यानी ये खून की नालियों में सर्कुलेट नहीं करता ये बॉडी फ्लूइड या इनका ब्लड। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें क्या होगा कि जो ब्लड है वो इन खानों के अंदर तो मूव कर रहा है, लेकिन खून की नालियों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर मूव नहीं कर रहा। तो ये बात लिखी गई है कि इनमें बॉडी कैविटीज होती हैं जिनको साइनोसिस कहा जाता है। तो ब्लड फ्लो इन बॉडी कैविटीज, तो ब्लड इन बॉडी कैविटी के अंदर मूव करता है बाथिंग द टिश्यू। अब देखो यहाँ अगर स्टोमिक वगैरह पड़ा है या इंटेस्टाइन वगैरह पड़ी है, तो यहाँ पिछले केस में तो खून की नालियाँ आमतौर पे ब्लड को टिश्यू तक लेकर जाती थी, लेकिन ब्लड जो है वो खून की नालियों के अंदर ही रहता था, खून की नालियों के अंदर ही रहता था और उससे चीज़ें निकल के टिश्यू की तरफ आ रही होती थी। तो इसको हमने कहा था कि क्लोज सर्किट। इसमें क्या होता है, जैसे इनका मैं कहता हूँ ये डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा है, तो ये इनका जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के इर्द गिर्द इसको आके बात करता है, यानी आप कह सकते हैं ये जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनके ब्लड के अंदर डूबा हुआ होता है। तो ये लिखा हुआ है कि बाथिंग द टिश्यू। अच्छा, फिर यहाँ से ये सर्कुलेट करेगा, दोबारा किस में चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर इस नाली के जरिए से दोबारा इन खानों के अंदर। तो इस तरह इसकी सर्कुलेशन जारी रहती। चूंकि इसका ब्लड खून की नालियों में नहीं होता बल्कि बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, तो इस वजह से ये कौन सा सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ, हमारे पास एक रूम है, उसमें काफ़ी सारे पानी के पाइप लगे हुए। अगर वो पाइप पानी के पाइप के अंदर ही रहे, पानी के पाइप के अंदर ही रहे, तो ये क्लोज है। लेकिन अगर ये हो कि पाइप एक हो और जो ही वो कमरे में पानी आए तो उस जगह एक नल लगी हुई है, टूटी लगी हुई है, वो भी खुली हुई है, तो ऑटोमेटिकली वो सारा पानी कमरे के अंदर आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया। हीमोसील क्या है? सील कहते हैं बॉडी कैविटी को। अगर गौर से देखें, इनकी बॉडी कैविटी में ब्लड मूव कर रहा है, तो हीम का वर्ड हमेशा ब्लड से रिलेटेड होगा। तो ऐसी कैविटी जो ब्लड को सर्कुलेट करवाए, ठीक है, तो इनकी जो बॉडी कैविटी है वो हीमोसील क्यों कहलाती है? क्योंकि इनकी बॉडी कैविटी के अंदर वैसे ये सिलोमेट ही हैं, ये जितने भी आर्थ्रोपोड हैं वो सिलोमेट ही हैं। इनमें पहले सिलोम डिवेल्प हुई, बाद में वो सिलोम मॉडिफाई होके हीमोसील में कन्वर्ट होगी। मॉडिफिकेशन से मुराद यही है ना कि अब वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो गई, ठीक है। अब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम इन कैविटीज के अंदर ब्लड को फ्लो करवा रहा है, तो सिलोम इज नॉट प्रेजेंट। तो इसमें ओरिजिनल वाली सिलोम नहीं है, बल्कि इस सिलोम की मॉडिफाइड शक्ल है जिसको हीमोसील कहा जाता है। तो इंस्टेड हीमोसील हैज डिवेल्प, और ये हीमोसील क्या है, ये सिलोम से ही रिड्यूस होकर बनी होती है। ये कोई अलहदा से कैविटी डिवेल्प नहीं होती, बल्कि सिलोम की से ही ये कैविटी डिवेल्प होती है। एंड कम्युनिकेट विद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और इसको हीमोसील क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, इस वजह से इसको हीमोसील कहा जाता है। तो अच्छा, वो ब्लड हमारे पास जो मूव कर रहा है कॉकरोच या इंसेक्ट, इसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। इनको ब्लड भी नहीं कहा जाता, हम इसको क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ। तो हीमोसील में मूव करने वाला जो फ्लूइड है वो हीमोलिम्फ कहलाता है। क्योंकि लिम्फ का वर्ड आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी फ्लूइड्स के लिए। हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर जो लिम्फ फ्लो कर रहा है, लिम्फ बनता कैसे, बॉडी फ्लूइड को इकट्ठा कर लिया जाता है, वो लिम्फ बन जाता है। हीम का ब्लड, तो लिम्फ बेसिकली बॉडी फ्लूइड है और हीम ब्लड है, लेकिन इनमें चूंकि बॉडी फ्लूइड और ब्लड एक ही चीज है, इस वजह से हमने इनके फ्लूइड का नाम ही हीमोलिम्फ रख दिया, क्योंकि ये दोनों काम कर रहा है। ये बॉडी फ्लूइड का काम भी कर रहा है और ब्लड का काम भी कर रहा है। अच्छा, बॉडी फ्लूइड का मतलब भी अक्सर स्टूडेंट को याद है कि बॉडी फ्लूइड होता क्या, टिश्यू के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है, ठीक है, तो उसको बॉडी फ्लूइड कहा जाता है। जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन के इर्द गिर्द फ्लूइड होगा वो क्या कहलाएगा, बॉडी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो ब्लड ही बॉडी फ्लूइड है और बॉडी फ्लूइड ही ब्लड है, इस वजह से इनके बॉडी फ्लूइड को क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ कहा जाता है। तो बहरहाल हीमोसील बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो हीमोसील एक यहाँ डिवेल्प होगी, एक जो अगला फाइलम है उसके भी कुछ मेंबर में ये डिवेल्प होती है। तो हीमोसील हर उस बॉडी कैविटी को कहा जाएगा जिसमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। स्केलेटन, इनका जो स्केलेटन वो एक्सटर्नल है और ये एक आउटर कवरिंग बनाते हैं जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुई थी। क्यूटिकल लाइट इन वेट होती है और ज्यादातर ये काइटिन से मिलकर बनी होती है। काइटिन इज ए पॉलीसेकेराइड और प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर मसल अटैचमेंट। तो मसल अटैचमेंट के लिए जगह भी प्रोवाइड करती है। जाहिर बात है मसल को अटैच होने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, तब वो लोकोमोशन करवा सकते। जैसे बड़ी प्यारी मिसाल है, एक गाड़ी है
उसको आप ऊपर लटका दें और उसके को स्टार्ट कर दें, उसके टायर घूमना शुरू कर दें। अब वो ऊपर खड़ी या घूमते रहेंगे टायर, गाड़ी आगे नहीं चलेगी, लेकिन उसी गाड़ी को सरफेस पे रख दें, अब टायर घूमेंगे तो आगे चलेगी। तो सेम यहाँ है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने से मूवमेंट करवानी है, लेकिन वो उसी वक्त मूवमेंट करवा सकते हैं जब उनको अटैच होने के लिए कोई सरफेस चाहिए, तब जाके वो मूवमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, लोकोमोशन की बात करें, जाहिर बात है इनके पास प्रॉपर स्केलेटन है, प्रॉपर मसल्स हैं, लेग्स होती हैं, तो इस वजह से ये चल भी सकते हैं। जिनके पास विंग्स होंगे वो उड़ भी सकते हैं, और जो पानी में रहने वाले हैं वो स्विम भी कर सकते हैं। तो हर तरीके का जो इनका लोकोमोशन है, जो आमतौर पे ऑब्जर्व किया जाता है, वो इनके अंदर पाया जाता है। आर्थ्रोपोड आर एक्टिव, आर्थ्रोपोड एक्टिव है और स्विफ्ट मूवमेंट, तेजी से मूव करते हैं। आप खुद देखें कितने इंसेक्ट जो हैं, इवन मक्खी को आप पकड़ने की कोशिश करें वो कितनी तेजी से भागती है। तो ये स्विम भी करते हैं, क्रॉल, रेंगते भी हैं, फ्लाई डिपेंडिंग। और ये काम कब करेंगे? ये अपनी हैबिटेट के मुताबिक करेंगे। अब हवा में रहने वाले तो क्रॉल नहीं करेंगे या स्विम नहीं करेंगे, वो फ्लाई करेंगे। और इनके पास जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है वो अपेंडेजेस हैं। अपेंडेजेस मैंने बताया था कि हमारी बाजुओं को भी अपेंडेजेस कहा जाता है, हमारी टांगों को भी अपेंडेजेस कहा जाता है, जो पर हैं उनको भी क्या कहा जाता है? अपेंडेजेस कहा जाता है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें, अपेंडेजेस का मतलब पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ था। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके ये बाइसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल हैं, कि मेल और आमतौर पे फीमेल इंसेक्ट अलग होते हैं। जो मेल है उसके पास टेस्टिल्स होते हैं, गुनेड्स होते हैं जिन्होंने स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं। फीमेल के पास ओवरीज होते हैं जिन्होंने एग प्रोड्यूस करने हैं। एग और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आगे लार्वा वगैरह और इस तरह की स्टेजेस आएंगी। अच्छा, इनमें ख़ास किस्म के करैक्टरिस्टिक होती है, यानी ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनका जो लाइफ साइकिल है, यानी इनकी जो ज़िंदगी है। अब इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी शक्ल सारी ज़िंदगी नहीं बदलती, यानी अगर वो काले रंग का है तो आमतौर पे सारी ज़िंदगी काला रहेगा। अगर खुदा ना खास्ता उसका नाक काफ़ी बड़ा है, कान काफ़ी बड़े हैं, आंखें कभी बड़ी हैं, अभी सारी ज़िंदगी इसी तरह रहेगा। सिर्फ ग्रोथ उसमें होगी, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से कोई कलर शलर थोड़ा बहुत चेंज हो गया। लेकिन आमतौर पे ये जितने भी हमारे पास आर्थ्रोपोड्स के मेंबर है, ख़ास तौर पे इंसेक्ट वगैरह, ये जब जाइगोट से डेवलप होते हैं, अब जैसे तितली है, जाइगोट से कभी तितली नहीं बनेगी। जाइगोट से पहले लार्वा बनेगा, लार्वे के बाद फिर एक प्यूपा बनेगा, फिर आप कह सकते हैं तितली बनेगी। अब ये जो लार्वा बना है इसकी शक्ल टोटली मुख्तलिफ है, प्यूपा बनेगा उसकी शक्ल टोटली मुख्तलिफ है, तितली बनेगी उसकी शक्ल टोटली मुख्तलिफ है। तो ये जो अपनी लाइफ में शक्लें बदल रहा है ऑर्गेनिज्म, कभी वो लार्वा की शक्ल में, कभी वो प्यूपा की शक्ल में, कभी वो एडल्ट यानी बड़ा जो ऑर्गेनिज्म जो हमें नज़र आता है, जैसे एक मक्खी है वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है, जो फाइनल हतमी जो शेप होती है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो एडल्ट शेप कहलाती है। तो मेटा का मतलब होता है चेंज, मार्फो कहते हैं शक्ल। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ में शक्लें बदलता है तो उसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो लाइफ ऑफ इंसेक्ट कैरेक्टराइज बाय, तो वो मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन के एब्रप्ट चेंज ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर। तो किसी ऑर्गेनिज्म की शक्ल का या उसके स्ट्रक्चर का बदल जाना, और ये बदल जाना एब्रप्ट होता है, यानी कुछ अरसे के अंदर ही। एब्रप्ट का मतलब जो चीज़ जल्दी आए ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, जिंदगी में, तो इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे इंसेक्ट में शक्लो मॉर्फोलॉजी के लिए कहते हैं शक्लो सूरत को, शक्लो सूरत को। तो शक्लो सूरत के एतबार से इंसेक्ट में 3 डिस्टिंक्ट फेजेज हैं। जैसे जाइगोट तो सारे एनिमल में बनेगा, तो हम अगले जाइगोट डिवेल्प होगा लार्वा के अंदर, लार्वा से प्यूपा बनेगा और उसके बाद फिर एडल्ट बनेगा। तो इस तरह मुकम्मल तौर पे हतमी जो शक्ल आएगी वो एडल्ट फॉर्म कहलाएगी। अच्छा, कुछ हमारे पास ऐसे भी इंसेक्ट हैं जिनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस वो इनकम्प्लीट है। मतलब क्या है? जैसे आपको डायग्राम नजर भी आ रही है एक, उसमें क्या हुआ कि सपोज मैं कहता हूं कि किसी का जो लार्वा है वो इस शक्ल का है और इनका एडल्ट भी इस शक्ल का है। तो कोई भी ऐसा इंसेक्ट जिसका लार्वा और एडल्ट शक्लो सूरत के एतबार से मिलता जुलता हो तो उसको हम निम्फ कहते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आई, लार्वा से एडल्ट तो बना है लेकिन इसके अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, फर्क हो सकते हैं, जैसे आमतौर पे जो लार्वा होता है वो उड़ता नहीं है, आमतौर पे वो चलता है, लेकिन काफ़ी सारे यानी इस लार्वा की जो बड़ी शक्ल है वो उड़ने का काम करती है। तो इनमें कुछ करैक्टरिस्टिक का फ़र्क हो सकता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये लार्वा है, ये एडल्ट है। लेकिन अगर
लार्वा और अडल्ट की शक्ल और सूरत थोड़ी सी मिलती जुलती हो, तो इसको हम कहेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई। तो यहाँ बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि वो मुकम्मल नहीं हुई। मेटामॉर्फोसिस उसको कहा जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा शक्लें बदल रही हों। तो इन सम प्रिमिटिव इंसेक्ट, काफ़ी सारे जो इंसेक्ट हैं जो ख़ास तौर पे पुराने हैं, उनमें ये इनकम्प्लीट है। इसमें क्या होता है, जो लार्वा है वो एडल्ट से मिलता जुलता होता है और वो इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं दोनों, जैसे दोनों की ज़िंदगी गुजारने का लाइफस्टाइल और हैबिटेट एक ही तरह की होती है। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर का फ़र्क होता है जिसकी वजह से हम इसको मुकम्मल एडल्ट कहेंगे, मुकम्मल लार्वा इसको कहेंगे। उसके बाद या बाद दफ़े इसके लिए हम इंस्टार का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बुक वाले ने नीम्फ को इंस्टार कहा है, हालांकि इंस्टार ये नहीं होता। इंस्टार बेसिकली जो भी शक्ल बनी है वो इंस्टार ही कहलाती है। जैसे लार्वा एक इंस्टार है, उसके बाद प्यूपा भी इंस्टार है, एडल्ट भी इंस्टार है, फिर आगे इंस्टार जो है वो मज़ीद डिवाइडेड होते हैं छोटे छोटे इंस्टार्स के अंदर। तो ये जो चेंजेस आ रही हैं, तो एक चेंज को इंस्टार कहा जाएगा, उसके बाद अगली चेंज जो आएगी वो भी इंस्टार कहलाएगी, उससे अगली चेंज वो भी इंस्टार कहलाएगी। तो ये थोड़ा सा हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इनके अंदर कुछ खास किस्म के प्रोसेस होते हैं जिनको मोल्टिंग कहा जाता है। तो दो मोल्टिंग के दरमियान, इनमें मोल्टिंग काफ़ी दफ़ा होती है जिसमें ये अपने पुराने स्केलेटन को उतार के नया स्केलेटन बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्केलेटन होता है। तो स्केलेटन में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको पुराने वाला उतारना पड़ता है, उसकी जगह नया वाला बनाना पड़ता है। तो मोल्टिंग के दरमियानी स्टेज को इंस्टार कहा जाता है। और अगर एक इंसेक्ट में 20 दफ़ा मोल्टिंग हुई है तो हम कहेंगे इसमें 20 इंस्टार वाली स्टेजेस हैं। लेकिन बहरहाल आपकी बुक में निम्फ को इंस्टार के मानों में ही लिया गया है, क्योंकि उसने निम्फ के साथ ब्रैकेट के वो ओब्लिक के साथ इंस्टार लिखा है। तो अगर इंस्टार की डेफिनेशन आया तो आपने निम्फ वाली डेफिनेशन ही लिखनी है। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट, मैं कहता हूँ इस चैप्टर में जो ज़्यादातर शार्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनमें से टॉप पे ये होगा मेटामॉर्फोसिस, या बाज़ दफ़ा खाली वो निम्फ पूछ ले। अगर मेटामॉर्फोसिस आए तो आपने सारा लिखना है, अगर निम्फ आए तो आपने ये पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज करैक्टरिस्टिक जो आर्थ्रोपोड्स की वो कंप्लीट हो गई हैं। अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन को शुरू करेंगे। आर्थ्रोपोड्स को 4 बड़ी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो उन क्लासेस को फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।